लास्ट वीडियो में हमने जिक्र किया था कि वेबर फेकनर और हर्मन हेल्महोल्ट्ज शरीर क्रिया विज्ञान के क्षेत्र में अपना कार्य कर रहे थे और हेल्महोल्ट्ज के असिस्टेंट के रूप में वहां पे विलहेल्म वुड भी कार्य कर रहे थे, जिन्होंने किन्हीं न किन्हीं कारणों से वहां से अपनी जॉब को छोड़ दिया। एक कारण ये भी माना जाता है कि शायद वहां पे सैलरी या वेतन उनको इतना ज्यादा नहीं मिलता था और वहां से वो निकल पड़े इंडिपेंडेंट रूप से कार्य करने के लिए। ये बात है 1860 के दशक की। 1875 में अमेरिका में प्रयास किया गया विलियम जेम्स के द्वारा एक लैब स्थापित करने का, लेकिन वो प्रयास सफल नहीं हो पाया। लेकिन जो इंडिपेंडेंट होकर अपना कार्य करने के लिए निकले थे विलहेल्म वुड, उन्होंने 1879 में इतिहास रच दिया और साइकोलॉजी की पहली लैब स्थापित कर दी। साथ ही साथ उन्होंने जो फिलोसफी की जकड़ में एक प्रकार से साइकोलॉजी था, वहां से भी उसको आजादी दिलाई और साइकोलॉजी को भी इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा और पढ़ाया जाने लगा, स्टडी होने लगी। अब विलहेल्म वुड के सामने समस्या थी कि व्यक्ति के बिहेवियर को समझा कैसे जाए। समझ आया कि कॉन्शियस माइंड ही एक ऐसा तत्व है जिसको अगर समझ लिया जाए तो हम व्यक्ति के बिहेवियर को समझ सकते हैं, यानी कि चेतन मन को स्टडी करना ही सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए साइकोलॉजी का। और जो उन्होंने लिप्जिंग विश्वविद्यालय में पहली लैब 1879 में डेवलप की थी, वहां पर उन्होंने अंतःनिरीक्षण विधि के माध्यम से माइंड को स्टडी करना शुरू कर दिया, कॉन्शियस माइंड को स्टडी करना शुरू कर दिया। बहुत ही फेमस उस टाइम पे रहे क्योंकि साइकोलॉजी की पहली लैब उन्होंने डेवलप की थी। 186 रिसर्च स्कॉलर को उन्होंने पीएचडी करवाया। बहुत सारे उनमें से फेमस भी रहे, जैसे अमेरिकन स्टूडेंट्स में जेम्स मैकिन-कैटल मेंटल टेस्ट टर्म जिन्होंने दिया था 1890 में, जी स्टैनली हॉल जिन्होंने अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की स्थापना की थी 1892 में, स्पीयरमैन जिन्होंने बुद्धि के ऊपर कार्य किया, ईबी टिचनर बड़े ही वफादार स्टूडेंट इनके रहे, जिन्होंने आगे जो भी इनकी अप्रोच थी विलहेल्म वुड की उनको आगे बढ़ाया। ये ब्रिटेन से थे, जर्मनी में सीखने आए विलहेल्म वुड से और वहां से सीखकर उसमें एडवांसमेंट करते हुए अपने विचारों को ऐड करते हुए उन्होंने संरचनावाद की स्थापना करी अमेरिका में जाके, अमेरिका के कार्नेल यूनिवर्सिटी में जाकर, और बताया कि हम माइंड को, कॉन्शियस माइंड को स्टडी कैसे कर सकते हैं। टुकड़ों में स्टडी माइंड को किया जा सकता है, सेंसेशन, इमेज, फीलिंग, ये मानना था ईबी टिचनर का। लेकिन वो अमेरिका में थे, अमेरिका में उस टाइम पर बड़े फेमस थे विलियम जेम्स, उनको ये बात रास नहीं आई। पहली बात तो जर्मन की साइकोलॉजी, दूसरी बात ब्रिटेन का व्यक्ति वहां से लेके आया। पहली बात तो उनका मानना था कि जो कॉन्शियस माइंड है वो एक प्रकार से नदी के समान है, बहती नदी के समान है, उसको स्टडी करना ही बड़ा मुश्किल है। और बात उसके टुकड़ों की या स्ट्रक्चर की बात कर रहे हो, तो उन्होंने इस सब्जेक्ट मैटर को कैंसिल कर दिया और कहा कि आप साइकी के फंक्शन की बात कीजिए, यानी कि वो कार्य क्या करता है हमारे लिए, वो चेतन मन कार्य क्या करता है, कैसे हमें हेल्प करता है लाइफ में, हमारी जिंदगी को बेहतर बनाने में वो क्या योगदान देता है, उसकी क्या उपयोगिता है, आप उसकी बात कीजिए। और उन्होंने सब्जेक्ट मैटर को ही चेंज कर दिया, प्रकार्यवाद की उन्होंने स्थापना कर दी। भी लिखी उन्होंने, बड़ी फेमस बुक उनकी हुई प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। इमोशन की एक थ्योरी भी उन्होंने 1884 में दी थी। उनकी एक स्टूडेंट रही थी मैरी वेटन काल्किन, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने उनको डिग्री देने से मना कर दिया था। बड़ी ही अचंभे की बात है क्योंकि वो एक महिला थी, सिर्फ इस वजह से उसको पीएचडी की डिग्री देने से मना कर दिया गया था, डिनाई कर दिया गया था। ये अलग बात है कि उन्होंने 1904 या 5 के आसपास वो डायरेक्टर बनी, अध्यक्ष बनी अमेरिकन साइकोलॉजिकल सोसाइटी की। अब ये बात चल ही रही थी तो जर्मन में फिर से साइकोलॉजी का एक वेव स्टार्ट हुआ जिसको गेस्टाल्ट दृष्टिकोण बोला जाता है, गेस्टाल्ट अप्रोच बोला जाता है। उसके जो अग्रणी थे वो थे मैक्स वर्दाइमर। 1912 की बात है जब उन्होंने बोला द होल इज ग्रेटर देन सम ऑफ इट्स पार्ट्स। ये भी एक प्रकार से प्रहार था संरचनावाद पर कि हम टुकड़ों की बात ही क्यों कर रहे हैं। इस पिक्चर के माध्यम से भी आप देख सकते हो कि जो आकृति वो बिखरी हुई है टुकड़ों की अगर बात की जाए, लेकिन हमारी एक अप्रोच होती है किसी भी इवेंट को देखने की, किसी भी वस्तु को देखने की, किसी भी व्यक्ति को देखने की, कि हम उसे गुड फॉर्म में, गुड फिगर में देखते हैं। तो उन्होंने यही कहा कि आप टुकड़ों की बात छोड़ दीजिए, आप एक गुड फिगर की बात कीजिए, आप परसेप्शन की बात कीजिए कि व्यक्ति किसी भी वस्तु को या किसी भी घटना को परसीव कैसे करता है। उसको परसीव करने के बाद अगर उस सिचुएशन में, उस घटना में कोई प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन कैसे करता है, अपनी लाइफ को डिजाइन उसके अकॉर्डिंग कैसे करता है। ये बातें चल ही रही थी। यूरोप में एक तूफान आया, उस तूफान का नाम था सिगमंड फ्रॉइड।
मनोविश्लेषणवाद को लेके वो आए। पेशे से डॉक्टर थे, क्लिनिक अपना चलाते थे। तो उसके जो पास पेशेंट आए उसने पाया कि बहुत सारी डिजायर्स है इंसान की जो सोशल स्ट्रक्चर में वो पूरा नहीं कर पा रहा। उसमें से एक मेन थी लिबिडो एनर्जी, जिसको उसने कहा सेक्सुअल एनर्जी। और उसने देखा कि व्यक्ति है जो अपने डिजायर को जो फुलफिल नहीं कर पा रहा है, वो उनको धकेल देता है, रिप्रेस कर देता है अपने अनकॉन्शियस माइंड में। अनकॉन्शियस माइंड आहिस्ता आहिस्ता बहुत बड़ा हो जाता है। उनका मानना है कि व्यक्ति का 90% जो बिहेवियर है उसके अनकॉन्शियस माइंड के द्वारा, अचेतन मन के द्वारा ही डिजाइन किया जाता है। उसकी जो पर्सनैलिटी होगी उसकी बचपन में ही डिसाइड हो जाती है कि वो किस प्रकार का व्यक्ति बनेगा। और उनका ये भी मानना था कि जो ये अनकॉन्शियस माइंड में डिजायर बहुत सारी रिप्रेस कर दी गई है, वो एक एनर्जी के रूप में हमेशा जिंदा रहती है, वो कभी मरती नहीं है, डिस्ट्रॉय नहीं होती है, वो कभी ड्रीम्स के माध्यम से बाहर निकल आती है और समय समय पर जब भी जरूरत नहीं होती तब वो निकलकर बाहर आ जाती है और व्यक्ति के बिहेवियर को, उसकी पर्सनैलिटी को डिस्टोर्टेड कर देती है। तो उनका मानना था कि आप कॉन्शियस माइंड की बात ही क्यों कर रहे हो जब व्यक्ति का अनकॉन्शियस माइंड इतना बड़ा है, यानी 90% है, और उसके बिहेवियर को डिजाइन कर रहा है। तो अगर बिहेवियर को समझना है आपको तो अनकॉन्शियस माइंड की बात करनी पड़ेगी। तो ये जद्दोजहद चली हुई थी। तो उसी टाइम पर उसके साथ ही साथ अमेरिका में एक दूसरा इज्म, एक दूसरा स्कूल, एक दूसरी फोर्स वहां पर स्थापित हुई। उसका नाम था व्यवहारवाद। इसके अग्रणी रहे जेबी वाटसन। ये बड़े प्रभावित थे रशियन फिजियोलॉजिस्ट इवान पावलोव से, जिन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग को लेकर एक्सपेरिमेंट किया और सब्जेक्ट उसमें एक डॉग था। तो इनका मानना था कि आप माइंड की बात ही क्यों कर रहे हो, माइंड तो अपने आप में ही एक मिस्टीरियस बॉक्स है, रहस्यमय डिब्बा है, ना उसको देखा जा सकता। अगर आप साइकोलॉजी को एक साइंस बनाना चाहते हो तो आपको माइंड को तो बीच से हटा देना चाहिए। इसी वजह से इनकी साइकोलॉजी की जो अप्रोच थी उनको माइंडलेस साइकोलॉजी भी बोला जाता था। इनका मानना था कि स्टिमुलस है एनवायरनमेंट में बहुत सारे, स्टिमुलस के अकॉर्डिंग ही व्यक्ति रिस्पॉन्स करता है। अब जैसा भी एनवायरनमेंट आपके द्वारा सेट किया जाएगा वैसा ही व्यक्ति रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देता है। यानी कि उसके सारे के सारे बिहेवियर लर्न किए हुए, सीखे हुए हैं। जैसा एनवायरनमेंट उसके आसपास रहेगा वैसा ही वो रिस्पॉन्स करना प्रारंभ कर देता है। व्यक्ति फॉल्टी नहीं है, उसमें कोई कमी नहीं है। अगर कुछ कमी है तो वो है हमारा एनवायरनमेंट। अगर हम एनवायरनमेंट को करेक्ट कर देते हैं तो व्यक्ति का बिहेवियर भी करेक्ट हो जाता है। अगर इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझे तो फॉर एग्जाम्पल अगर कॉलेज के अंदर इनडिसिप्लिन पैदा हो रहा है किसी भी कारण से, तो उसके लिए कोई भी व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है। उनका मानना यह है उसके लिए जिम्मेदार है तो एनवायरनमेंट। अगर हम एनवायरनमेंट को करेक्ट कर दे, यानी कि जो किया भी जाता है, आपका आईडी कार्ड चेक किया जाएगा जैसे ही बच्चा कॉलेज में एंट्री करता है, समय समय पे ऑब्जर्वेशन में वो रहेगा। अगर हम एनवायरनमेंट को ही करेक्ट कर दें तो बच्चे का, व्यक्ति का बिहेवियर ऑटोमेटिक ही करेक्ट हो जाता है। वाटसन ने रेनर के साथ मिलकर, रोजली रेनर जो इनकी स्टूडेंट थी, बाद में इनकी वाइफ का किरदार उन्होंने निभाया जिंदगी में, उन्होंने 1920 में एक एक्सपेरिमेंट किया लिटिल अल्बर्ट को लेके। उन्होंने बताया, उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने रिजल्ट बताए कि व्यक्ति में जो एक फोबिक बिहेवियर होता है, इरेशनल जो फियर होता है, वो सीखा जाता है। उनकी दूसरी स्टूडेंट ने 1924 में लिटिल पीटर के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और बताया कि उस फोबिक बिहेवियर है उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, कैसे ट्रीट किया जा सकता है। आगे इनके इसको डेवलप करने में कंट्रीब्यूट करने वाले थे मेन B.F. स्किनर। उन्होंने भी ऐसी ही बात कही, अगर एनवायरनमेंट में रेनफोर्समेंट और पनिशमेंट को बराबर तरीके से अगर यूटिलाइज करते हैं तो व्यक्ति के बिहेवियर को जैसा हम चाहें वैसा सेव कर सकते हैं। बड़े प्रभावित थे वो थॉर्नडाइक के ट्रायल एंड लर्निंग कॉन्सेप्ट के दौरान जो उन्होंने दिया था, उसमें था एक लॉ ऑफ इफेक्ट, प्रभाव का नियम। 1950 तक का जो दौर था वो व्यवहारवाद से परिपूर्ण था। कोई आसपास भी नहीं था उनके, पूरी दुनिया को उन्होंने प्रभावित किया। द्वितीय अप्रोच या द्वितीय लहर उसको माना जा सकता है साइको एनालिसिस के बाद, साइकोलॉजी के फील्ड में। लेकिन 1950 के बाद 1951 में अब्राहम मास्लो का एंट्री हुआ। अब्राहम मास्लो ने एक प्रकार से कटाक्ष किया दोनों के ऊपर। उन्होंने कहा कि व्यक्ति के अंदर अपने आप में बहुत एनर्जी है, बहुत पोटेंशियल है,
उसको जो भी नीड्स अपनी फुलफिल करनी है, चाहे लोअर लेवल की बात हो या अपर लेवल की, उसमें वो एबिलिटी है कि उनको फुलफिल कर सकता है। उसकी अपनी एक फ्री विल है टू डायरेक्ट लाइफ एंड सेट डेस्टिनी, वो अपने भाग्य का निर्धारण खुद कर सकता है। तो उनका एक रिएक्शन था, उनका मानना था कि जो आप बात किए जा रहे हो, फ्राइड को लेके बोल रहे थे वो, सेक्सुअल एनर्जी यानी कि फिजिकल नीड्स, और दूसरा जो एनवायरनमेंट की कंडीशन या एनवायरनमेंट में जो भी जिस भी प्रकार की सिचुएशन क्रिएट होती है, जो जेबी वाटसन बोल रहे थे कि अगर आप उनकी बात कर रहे हो तो वो तो इंसान के लिए कुछ भी नहीं है, उसमें इतनी पोटेंशियल है, उसके अंदर एक एबिलिटी है रिस्पॉन्स करने की, चाहे वो कैसी भी एनवायरनमेंट में उसको छोड़ दिया जाए, वो अपने आप को उसके अकॉर्डिंग ढाल भी सकता है, उसको टैकल करके आगे भी बढ़ सकता है, और उसका भाग्य क्या होगा, उसकी डेस्टिनी क्या होगी, उसकी पहुंच कहां तक होगी, वो खुद निर्धारित करेगा, ना कि उसका एनवायरनमेंट निर्धारित करेगा, ना ही उसके बिहेवियर को उसका फिजिकल वीकनेस या फिजिकल नीड्स निर्धारित करेगी। सिर्फ और सिर्फ उसको जरूरत है, रिक्वायरमेंट है, तो वो है एक्सेप्टेंस की, स्वीकार्यता की। ये मानना था कार्ल रोजर्स का। और अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड्स के, आप उनको बगैर शर्त के सम्मान तो दीजिए, उनकी पोटेंशियल का सम्मान तो कीजिए। आप सोच भी नहीं सकते वो कहां से कहां जा सकता है, इतना बड़ा परिवर्तन खुद के अंदर और समाज के अंदर लेके आ सकता है, आप सोच भी नहीं सकते। तो यही अप्रोच आगे बढ़ी। तीसरी वेव या तीसरी थर्ड फोर्स इसको साइकोलॉजी में बोला जाता है, जिसने बहुत प्रभावित किया दुनिया को। पॉजिटिव साइकोलॉजी एक प्रकार से इसी का ही परिणाम है। इन्हीं का मानना बस इतना सा ही है, अगर व्यक्ति को समझना है, व्यक्ति के बिहेवियर को समझना है, तो उसके पोटेंशियल को, उसके अंदर जो भी एनर्जी है, उसको आप रिगार्ड कीजिए अनकंडीशनल, उसको एक्सेप्ट कीजिए, उसको मौका दीजिए। उसके अंदर बहुत पोटेंशियल है, वो अपने आप देख लेगा सोसाइटी में उसको कैसे क्या करना है। कुछ मॉडर्न पर्सपेक्टिव है आज के टाइम पे, जैसे क्या बायो साइकोलॉजिकल अप्रोच, जिनका मानना है कि जेनेटिक है, उसका इन्फ्लुएंस हमारे बिहेवियर में रहता है, हॉर्मोन्स है या एक्टिविटी जो भी हमारे नर्वस सिस्टम की होती है, वो हमारे बिहेवियर को प्रभावित करती है। तो इनको समझना जरूरी है पहले, अगर बिहेवियर को समझना चाहते हो तो। कॉग्निटिव अप्रोच बोल रही है कि मेमोरी, इंटेलिजेंस, परसेप्शन, थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लर्निंग, इनको बगैर समझे आप इंसान के बिहेवियर को समझ ही कैसे सकते हो। में बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट रहे। एबिंगहॉस ने मेमोरी को लेकर कार्य किया, एल्फ्रेड भी ने इंटेलिजेंस को लेकर टेस्ट बनाया, थिंकिंग को लेकर डैनियल kahneman ने कार्य किया। तो इनका यही मानना कि पहले इन चीजों को, ये जो मेंटल प्रोसेस है इंसान की, इनको जब तक नहीं समझेंगे तब तक हम नहीं पता लगा सकते, नहीं स्टडी कर सकते इंसान के बिहेवियर को। उसके बाद अप्रोच आई सोशियो कल्चरल अप्रोच। इनका मानना था कि समाज है, समाज के जितने भी ग्रुप है और जो भी वहां का कल्चर है, वो व्यक्ति के बिहेवियर को निर्धारित करता है। अगर व्यक्ति के बिहेवियर को समझना है तो इसके इस पक्ष को भी समझना होगा। डार्ले एंड लेटने का एक्सपेरिमेंट है 1968 का। इवोल्यूशनरी अप्रोच, विकासवादी दृष्टिकोण, उनका अपना मानना है। चार्ल्स डार्विन 1859 में उन्होंने बुक लिखी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। वो मानते हैं कि इंसान एनवायरनमेंट जैसा होता है, जो भी सिचुएशन उसके सामने क्रिएट होती है, उसमें अपने आप को अडेप्ट करने के लिए, अपने आप को सरवाइव करने के लिए, उसमें फिट होने के लिए वो अपने अंदर परिवर्तन करता रहता है, अपडेट अपने आप को करता रहता है। और जो जितना ज्यादा अपडेट कर लेता है अपने आप को, वो उससे उतना ही अच्छा सरवाइव सोसाइटी में, इस एनवायरनमेंट में कर पाता है। गाल्टन का मानना था कि जीन्स से ही व्यक्ति जीनियस बनता है। हमारे फोरफादर के द्वारा जो भी जेनेटिक मटेरियल हमारे अंदर ट्रांसफर होता है, वही हमारा निर्धारण करता है कि हम किस प्रकार से इस सोसाइटी में, इस दुनिया में परफॉर्म कर पाएंगे। तो इस प्रकार से सभी जो अप्रोचेस थी, उन्होंने अपने अपने हिसाब से बताया कि व्यक्ति के अगर बिहेवियर को समझना है तो हमें कौन से पहलुओं पर नजर डालने की जरूरत है। सभी अप्रोच ने अपने अपने हिसाब से एक्सप्लेन किया। आज भी साइकोलॉजी किसी एक अप्रोच को लेके किसी के बिहेवियर को नहीं समझ सकती। साइको एनालिसिस भी उतना ही जरूरी है जितना बिहेवियरिज्म जरूरी है। बिहेवियरिज्म भी उतना ही जरूरी है जितना ह्यूरिस्टिक अप्रोच जरूरी है। यानी कि सभी अप्रोच को लेके ही हम व्यक्ति के बिहेवियर को स्टडी कर सकते हैं और बिहेवियर के बारे में प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो इन सभी अप्रोचेस को समझना बहुत जरूरी है। अब इन सभी अप्रोचेस के नाम को याद करने के लिए ये आपकी स्क्रीन के ऊपर एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, जिसमें इन सभी के सभी जो भी अप्रोचेस रही है आज तक की साइकोलॉजी में, उनके नाम सम्मिलित हो जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो,
हे दुष्ट मानव, जीव के प्रति आपका व्यवहार उचित नहीं। तुम्हारा विकास भी इसी सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण में हुआ है। तुम्हें अपने मन का विश्लेषण कर संज्ञान लेना चाहिए। तो इसमें से वर्ड्स निकाल कर नीचे हर एक को एक्सप्लेन किया गया कि कैसे वो सभी अप्रोचेस को अप्रोच कर रहे हैं।